तो 22 का अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बीजेपी ने अपने 85 उम्मीदवारों की तीसरी सूची को जारी कर दिया है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के अपने प्रत्याशियों की ये तीसरी लिस्ट है जिसको जारी किया है। दरअसल हाल ही में पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर के आए चर्चित तस्सीम अरुण को कन्नौज से प्रत्याशी बनाया गया है। अदिति सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बना दिया गया है। तीसरी लिस्ट में पार्टी ने हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने वाले नितिन अग्रवाल को हरदोई सदर से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बिधूना से रिया शाक्य को टिकट मिला है। तो अब जारी की गई लिस्ट में 85 टिकट में 15 महिलाओं के नाम पर मुहर लगी है और बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट को जारी किया है। इसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम आपको इसमें पहली बार दिख रहे होंगे। कुछ सिटिंग एमएलएज ऐसे हैं जिनके टिकट भी काटे गए हैं, यानी कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स थी जिसका सर्वे लगातार भारतीय जनता पार्टी ने करवाया उसी को आधार बनाते हुए कुछ टिकट्स को काटा गया है। कुछ पुराने कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरी जगहों से आए हैं उनको टिकट दिया गया है और इसके अलावा कुछ जो अभी नए शामिल हुए उनको भी टिकट यहां पर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 2022 का विधानसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एक एक कैंडिडेट्स बहुत अहम रहने वाला है और इस कैंडिडेट्स पर ही ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो निर्भर करेंगी कि क्षेत्र के अंदर दरअसल परफॉर्मेंस और जो बात या फिर जिस एजेंडे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसको किस तरह से वो जनता तक कन्वे कर पाते हैं और जनता कितना भरोसा जताती है इन कैंडिडेट्स के ऊपर, ये उससे भी ज्यादा अहम होगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं कहां से कौन प्रत्याशी हैं। दरअसल बीजेपी ने 85 प्रत्याशी हैं जिनकी तीसरी इस लिस्ट को जारी किया है। इसमें 85 नाम शामिल हैं। अब एक एक करके थोड़ा ये भी हम आपको बताते हैं कि इसमें वो कौन से नाम हैं। पहले ये समझ लें कि 85 टिकट में से 15 महिलाएं हैं जिनके नाम पर मुहर लगाई गई है। ये एक बड़ा स्ट्रोक इसलिए भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर के भी बहुत सवाल थे। असीम अरुण जिन्होंने हाल ही में वीआरएस लिया, जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, उनको कन्नौज से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें कुछ और नाम ऐसे ऐड हुए हैं इस बार जो आपको नजर आएंगे, जो कि या तो दूसरी पार्टी से आए या फिर इस बार अभी हाल में ही शामिल हुए, और कुछ ऐसे सिटिंग एमएलएज हैं जिनके टिकट्स को काट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 85 नामों का ऐलान आज किया गया है और इन 85 में से आप देखेंगे जब लिस्ट आपको सूची नजर आएगी तो उसमें 15 नाम महिलाओं के हैं, यानी कि 15 महिला भी उम्मीदवार के तौर पर आपको मैदान में दिखेंगी। अबेटा से विपिन वर्मा डेविड इनको प्रत्याशी बनाया गया है और इसी तरह से कन्नौज से पूर्व आईपीएस असीम अरुण को टिकट दिया गया है। अदिति सिंह को उतारा गया है। फर्रुखाबाद से सुनील दत्त द्विवेदी को टिकट दिया गया है। इटावा से सरिता भदौरिया को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम नाम हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि 85 लोगों के नाम आज इस सूची के अंदर हैं, जिनमें सबसे अहम नाम कुछ जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं और पहुंचा रहे हैं क्योंकि इसके अपने पॉलिटिकल मायने हैं, इसके अपने अलग सियासी मायने हैं और इसलिए इन नामों को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हो रही थी। चाहे आप असीम अरुण का नाम देखें या फिर अदिति सिंह को आप देखें और कई और भी ऐसे चेहरे, कई और भी ऐसे नाम जो कि इस बार आपको इस सूची के अंदर नजर आएंगे। सिटिंग एमएलएज के भी जो टिकट कटे हैं वो भी अपने आप में ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के हमेशा आपने देखा है कि कई दौर की जो बैठकें हैं वो चली हैं, मीटिंग हुई हैं, रिपोर्ट्स पहुंची हैं और उसके बाद ये जो सूची है वो तैयार की गई है और उसी के आधार पर आज 85 नामों का ऐलान कर दिया गया है। नितिन अग्रवाल, आपको याद होगा जिस समय विधान परिषद के उपसभापति को लेकर के कवायद चल रही थी, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद तमाम तरह का विवाद था क्योंकि दो कैंडिडेट्स आपने उस समय देखे थे। समाजवादी पार्टी के नरेंद्र सिंह वर्मा, वो भी विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पर दावेदारी कर रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक, और उसी तरह से नितिन अग्रवाल, और नितिन अग्रवाल को भी हरदोई सदर से अब इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। नितिन अग्रवाल आप समझते हैं नरेश अग्रवाल और उनके पुत्र नितिन अग्रवाल, जो कि अब सदर सीट से आपको लड़ते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत दिलचस्प है और ये जो तीसरी सूची जारी हो रही है वो भी अपने आप में दिखा रही है कि कैसे इन 85 नामों को इसके अंदर जब रखा गया है तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखा गया है। तमाम फैक्टर्स को देखा गया है, तमाम जो जातीय समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा क्षेत्र के अंदर रिपोर्ट क्या कह रही है, जो इंटरनल सर्वे हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य संगठनों के, उन सब को आधार बनाते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया जब लिस्ट को जारी करते हुए इन 85 नामों को इस तीसरी सूची के अंदर जगह दी गई है। अब
चूंकि इस लिस्ट के आने के बाद मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए सभी को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। आपकी जीत सुनिश्चित है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी को ये प्रत्याशी जीत दिला पाते हैं। और इस बार जो विधानसभा चुनाव के अंदर स्थितियां बनती हुई देख रहे हैं, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि कांटे की जो टक्कर है, तमाम ऐसी सीट आपको दिखेंगी जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट आपको नजर आएगी। वहां पर भी ये प्रत्याशी कितना कनेक्ट जनता से अपने आप को कर पाए हैं, और इसके अलावा जिन विकास की बात को भारतीय जनता पार्टी कह रही है, या फिर जिस सबका साथ सबका विकास की बात पिछले 4.5 साल 5 साल से भारतीय जनता पार्टी करती रही, अब ये कैंडिडेट्स ही हैं जिनके ऊपर कमान होगी। हालांकि चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको जरूर दिखेंगे इस पूरे परिदृश्य के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। अमित शाह आप देख रहे हैं कल से वेस्टर्न यूपी से चुनाव प्रचार की आगाज करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बड़े चेहरों से लेकर के प्रदेश स्तर के भी सभी चेहरों की मौजूदगी के बीच में ये वो प्रत्याशी हैं जिनके नामों का ऐलान किया गया है। 85 नाम हैं इसके अंदर, 15 इसमें महिला उम्मीदवार हैं 85 में से, और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि नए आपको जरूर दिखेंगे। और अब जब सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे गए हैं तो जाहिर बात है कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं उसको भी इसमें एक बड़ा आधार बनाया गया है। तो ये लिस्ट, ये सूची हम आपको इस समय दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की। ये जो तीसरी सूची है उसको जारी कर दिया गया है। और चलिए अब इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आईटीवी नेटवर्क के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक जी, बहुत सीधा सा सवाल यह है, चूंकि हम लोग जो 85 नामों को देख रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको हम देख पा रहे हैं कि नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिटिंग एमएलएस थे उनको रिपीट किया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर इस आप तीसरी लिस्ट को देखें तो आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छवि को ध्यान में रखा गया है। देखिए, वैसे एक एक का अपना आकलन तो हमारे अपना जो लखनऊ के ब्यूरो है वो साथी और बताएंगे अगले दिनों में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई महीनों से ये रातों रात नहीं हुआ है। जो शिकायत मैंने बाकायदा उनके बारे में जानकारियां इकट्ठी करना, नंबर 1, चूंकि मुकाबला ये कहा जाता है माफिया के खिलाफ है, या वहाँ अपराधियों के बारे में है, या दूसरे जो तत्व हैं, या जिन्होंने काम नहीं किया या भ्रष्टाचार किया, उसका मुकाबला भ्रष्टाचार या माफिया की तरह नहीं कर सकते। हमेशा ये कहते कांटे से कांटा निकलता है, लेकिन राजनीति में जनता के बीच जाने के लिए नंबर 1। दूसरा, आपने ध्यान दिया हो, मैं दूसरी बात को शायद दूसरे चैनल भी अभी तक उसको नहीं कर रहे हैं, जी। अदिति सिंह जी को लेने का मतलब 2024 में सोनिया गांधी जैसा अभी तक संकेत है, हो सकता है वो लड़े न लड़े, और प्रियंका गांधी उस चुनाव क्षेत्र से लड़े, यदि राहुल गांधी अमेठी पास जाते हैं तब भी। तो रायबरेली में अभी से ही अदिति सिंह को स्थापित करके, ये नहीं कि अदिति सिंह वहां उम्मीदवार होंगे, लेकिन एक ग्राउंड बनता है उस क्षेत्र के लिए। अमेठी में संजय गांधी ने काम किया था 76 में, रिजल्ट आया 80 में आया जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको, कन्नौज में आप देखिए अरुण, उनको जो खड़ा किया गया है पुलिस के अधिकारी, जो असीम अरुण को आप देखिए कि उसलिए कि एक ऐसी छवि हो कि भाई देखिए यहाँ पर सब धंधा होता था, कालाबाजारी होती थी, कैसा अभी भी जितने छापे पड़े थे, सारे कनेक्शंस भी बने मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के रहे। तो मेरा मतलब है कि देखिए, ऐसा मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने भी एक्सरसाइज कम नहीं किया है। जी। हम इस लिस्ट को ये नहीं मान सकते, लेकिन इन्होंने ध्यान रख करके कि यदि वो ऐसा खड़ा करते हैं तो साधन, अभी प्रियंका गांधी भी अपने ढंग से महिलाओं को ला रही, तो 15 जैसे आपने बताया, उसकी पिछली लिस्ट में भी महिलाएं थी। तो अदिति सिंह, मैंने वो महत्वपूर्ण इलाका इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और भी महिलाएं हैं जिनका एक अपना कुछ काम है। नरेश अग्रवाल जी, आपको यदि ध्यान हो तो यही 2 लोग एक समय अटल जी के समय, एनडीए के समय में भी इनका सहयोग, और कांग्रेस में रहते हुए भी उनके परिवार का। नितिन अग्रवाल का आने का मतलब है कि उस समुदाय के साथ जो उनका नरेश अग्रवाल का था, पार्टियों में जो पुराना प्रभाव था, उसकी भी गुडविल। देखिए, परिवारवाद बात अलग है, लेकिन उस गुडविल में बेटे ने काम नहीं किया होगा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जीतेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि पार्टी ने आकलन किया कि पिछले समय में उन्होंने क्या काम किया है। और हम और आप ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे कि जो ये जीतेंगे, तो योगी जी कहे अलग बात है। हम लोग ये आकलन जब कर रहे हैं, विश्लेषण करने में, कि आप देखिए राजनीति में, ठीक है, हो सकता है कुछ दमदार लोग भी हों जिनके बारे में उनकी छवि, उनको भी कोई बात में हो, तो आजकल तो सब चुनाव आयोग बताएगा कि किस पर क्या संपत्ति है या उन पर कोई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अभी जो मोटे तौर पर हम लोगों का आकलन है, अभी तक जो सूचनाएं आई हैं, उसमें अधिकांश जोर इस बात पर दिया गया है कि उनके ऊपर ऐसे धब्बे न हो
मुकदमा तो हमारे यहाँ पर मैंने जो है पत्रकारों पर भी हो सकता है कि डिफेमेशन कर दिया, या कहीं और आप एक धारा लगा दी, आप नाराज हैं वहां जी सरकारी तो पार्टी का आदमी, तो जी जी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें कुछ दोषी हो सकते हैं। हम्म। तो इस दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए कि 2024 के लिए भी तैयारी है। ये हम्म। कितनी आ रही है, अभी तक के जितने सर्वे आए हैं उसमें थोड़ा पलटा भारी है, लेकिन कांटे का भी है। हम्म। कई पैरेलल आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखिए लिस्टों में पिछली और आज की भी तुलना यदि आप करें तो कई ऐसे कांटे के मुकाबले तो बहुत होंगे। और ये भी नहीं नहीं, ध्यान बिल्कुल रखें। आलोक जी, आप एकदम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर हमको नेक टू नेक फाइट दिखेगी, और वो सब जगह है, चाहे हम बुंदेलखंड में देखें, चाहे हम पूर्वांचल में देखें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें। और पिछली बार भी जहां पर सीटों पर जीत हार का मार्जिन बहुत कम था, वहां बहुत फूक फूक के कदम रखे गए हैं। लेकिन क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए, जो कवायद या जो एक्सरसाइज जिसका जिक्र हम लोग लगातार करते रहे, क्योंकि चुनाव की घोषणा से पूर्व ही ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी कि बड़े पैमाने पर जो सिटिंग एमएलएस हैं उनके टिकट कटेंगे, क्या वो रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहा है कि वो बड़े पैमाने पर जो टिकट्स हैं वो कटते हुए दिख रहे हैं? या अभी पिछले दिनों जो हम लोगों ने देखा, जो कई कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो चले गए समाजवादी पार्टी में, उस वजह से थोड़ा सा कहीं हमको दिख रहा है कि उसमें भी दोबारा से रीथिंक हुआ है, या एज इट इज उसको वैसे इंपोज किया जा रहा है? इसको कैसे देखेंगे आलोक जी? देखिए, इसको मैं अभी पिछले दिनों में भी जब चर्चा हो रही थी, और हमारे मित्र मीडिया में, मैं उनको नहीं कहता, उनका आकलन अलग हो सकता है, हमारा आपका अलग हो सकता है। मेरा मानना है कि जब ये कहा गया, हम बल्कि पहले दिन अपने इंडियन न्यूज के नेशनल चैनल में भी हमारे कुछ हमारे साथी वो कहते रहे कि देखिए कहा था कि इतने 100 कटेंगे, उसमें से अभी इतने कटे। भाई पहली बार में यदि 50 सीट आई है तो उसमें से तो 10 ही कटेंगे ना। उस हिसाब से यदि वो 100 का आंकड़ा न भी हो, यदि 70 का आंकड़ा भी होता है तो कट रहे हैं। जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और मैं तो अखिलेश यादव जी को भी कहूंगा, या जो पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, उनको ये देखती है कि भाई हमें इन्होंने भी काम नहीं किया है तो जनता इनको, और पार्टी को भी हमारा डैमेज हो रहा है, उसको उनको उनको कम किया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि काफी संख्या में कम हुए हैं। उनके जाने से, देखिए उनके फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे और साथी आप देखिए, अरविंद जी हमारे सबसे सीनियर वहां पर बैठे हैं लखनऊ में, वो बताते रहे हैं, हमारे चैनल में भी सब बताते रहे हैं कि किसका क्या कमजोरी है, कहाँ कोई बात कर रहा है, वो सामने आया नहीं आया, बंद कमरे में हुआ। आजकल टीवी मीडिया में सब बाइट तो देने नहीं लगे हैं, कई बंद पर्दे के पीछे बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके देखे हैं। यदि AK शर्मा वहां भेजे गए थे, आप कई लोग मीडिया में कहते साहब उनको तो क्या प्रधानमंत्री ने भेजा, उनको कुछ काम नहीं दिया गया। आफ्टर ऑल ये जो होमवर्क करना होता है, होमवर्क ज्यादा होता है, स्कूल कॉलेज में जितना नहीं पढ़ाई होती उतना होमवर्क होता है जो घर में पढ़ाई करके आप जाते हैं एग्जाम में। मेरा ऐसा मानना है कि ठोक बजा करके काटे भी गए हैं, और उससे कोई 2-4 ऐसा लग रहा हो कि भाई इसको चलो रोक सकते हैं तो ठीक है, इसको देख लेते, एक बार रिव्यू कर लेते, यदि वो डावाडोल है, यदि बहुत काबिल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल, जो मैं वर्षों से उनके जो स्ट्रेटेजी रहती थी, संगठन में भी थे, जी, वो आज के लिए राजनीति नहीं करते, वो राजनीति आने वाले 10 वर्षों के लिए करते हैं, अपने लिए भी नहीं, पार्टी के लिए या संगठन के लिए और देश के लिए, समाज के लिए। हर एक में, मैंने पहले भी ऐसे थे, शंकरदयाल शर्मा थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, हर पार्टी के लोग हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थक किसी ढंग से जुड़ाए हों, दूसरे लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो भी देखते थे मेरे इस इलाके का कौन महत्व। पिछली बार ऐसा तो नहीं कि जब उनको बहुमत आलोक जी, ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसका असर हम लोगों को इन लिस्ट में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, कैराना में पलायन रुक गया है, यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। अपराधियों के मन में भय पैदा किया है, सीएम ने इस बात को भी कहा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार मिला है, प्रदेश आगे बढ़ा है, निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। सीएम योगी ने एमएसएमई उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की 50 योजनाओं में यूपी नंबर 1 है, 1 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और बीजेपी के शासन में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। कैराना का पलायन, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे, मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो अपहरण की घटनाएं घटित होती थीं, उसके माध्यम से फिरौतियां वसूली जाती थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज इन 5 वर्षों में हमारे सभी उद्यमियों और व्यापारियों ने देखा होगा, और वहां के आम नागरिकों ने भी महसूस किया होगा कि वहां पर आज के दिन पर पलायन नहीं होता, दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। ये वही प्रदेश है
जिस प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों के दंगाइयों को 5 यानी आज से 7 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने घर में बुलाकर के सम्मानित किया जाता है, आज वही दंगाई अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। 16-17 में जिसकी रैंकिंग 14वें-15वें स्थान पर थी, आज वो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिसमें हम लोगों ने बेहतर वातावरण देने का काम किया, रिफॉर्म किए, 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई और पिक एंड चूज नहीं। आप अपनी प्रदेश सरकार की नीतियों के क्रम में आइए और उस क्रम में आकर के प्रदेश की इस पॉलिसी का लाभ उठाइए, प्रदेश में निवेश करिए, यहां के नौजवानों को रोजगार दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आरंभ हो चुका है। गरीबों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। इसके अलावा 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया गया है। 1.55 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान हुआ है। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। 9 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है, उसमें देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव प्रारंभ हो चुका। विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपना मकान बनाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक मकान दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। या सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे। बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर, उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचे हैं। आगरा पहुंचकर उन्होंने राजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किए हैं। 40 विधानसभाओं के पदाधिकारियों की बैठक भी की है। उनके साथ किसान यूनियन के नेता, सांसद राजकुमार चाहर, कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए, इसी के साथ 22 का अग्निपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।